हेलो, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली का मतलब होता है हिंदी में एकाधिकार। एकाधिकार एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जहां पर एक ही सेलर होता है और वो एक ऐसी वस्तु का विक्रय कर रहा होता है जिसका कि कोई निकट का स्थानापन्न नहीं होता है। और तीसरी बात ये होती है कि कोई दूसरा फर्म उस मार्केट में न प्रवेश कर पाए। ऐसा अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। खास करके जो जो अ, अगर देखने को मिलता भी है तो पब्लिक यूटिलिटी के जो सेवाएं हैं वहाँ पे आपको, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वहाँ पे मिलता है। और एक चीज और है कि मोनोपोली एक एक्सट्रीम मार्केट सिचुएशन है। एक एक धुरी पर परफेक्ट कंपटीशन है और दूसरी धुरी पर मोनोपोली है। जो वास्तव में देखने को मिलता है वो हमें इन दोनों के बीच की अवस्था मिलती है। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, जैसे ओलिगोपोली हो गया, ये सब देखने को ज्यादा मिलता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की अवस्था हमें देखने को कम मिलती है। तो आज हम मोनोपोली पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। इसको डिस्कस करने के पहले हम इसके कुछ एजम्पशंस के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, मैंने आपको शुरू में ही इसके बारे में बताया। सिंगल सेलर या फर्म, सेलर कह लीजिए या फर्म कह लीजिए, एक ही बात है। और जिस वस्तु को वो बेचता है उसका कोई निकट का स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और अन्य फर्मों के उस उद्योग में, उस मार्केट में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है या बाधा रहती है। और चौथी बात कि फर्म का उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। ये अमूमन चार मान्यताएं हैं मोनोपोली की, और इसी के आधार पर हम देखना चाहेंगे कि फर्म जो है उसका संतुलन कैसे स्थापित होता है। तो इसके पहले कि हम फर्म के संतुलन पर चर्चा करें, हम मोनोपोली क्यों उत्पन्न होता है उसके बारे में भी हम जान लें। मोनोपोली उत्पन्न होने का के कई कारण हैं। पहला जैसे है कि मैंने इसको लिख करके डिटेल में दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओनरशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल। आपका जो उत्पाद है वो ऐसे रॉ मटेरियल से बनता है जिसका मालिकाना हक सिर्फ आपके पास है। तो जब आपके पास रॉ मटेरियल है, अन्य के पास नहीं है, तो वो उत्पाद वो नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से मोनोपोली उत्पन्न हो सकता है। दूसरा है जो आप प्रोडक्शन टेक्निक है, उसका नॉलेज सिर्फ आपको है, दूसरा नहीं बना सकता है उसको, तब भी मोनोपोली उत्पन्न हो सकता है। पेटेंट राइट हो आपके पास, तीसरा कारण है पेटेंट राइट हो उस प्रोडक्शन का या प्रोडक्शन के प्रोसेस का। आजकल कोरोना फैला हुआ है और कोरोना के वायरस खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसका विभिन्न लेबोरेटरी में उसको बनाने का प्रयास हो रहा है। दुनिया भर के जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसमें व्यस्त है। तो उनका उद्देश्य न सिर्फ कोरोना से निजात दिलाना है दुनिया को, बल्कि एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपने वैक्सीन का को पेटेंट करा के उसके उसको हम बेहतर मार्केटिंग कर सके। लेकिन ये तभी संभव होगा जब दूसरी कंपनियां जो है वैक्सीन ना बना पाए। वैक्सीन अगर सिर्फ एक कंपनी बना पाती है तो उसका पेटेंट कराने के बाद उसका मोनोपोली हो जाएगा। लेकिन अन्य कंपनियां भी अगर वैक्सीन बनाने में सफल हो गई तो ऐसा नहीं हो पाएगा। चौथा कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग पॉलिसी ऐसी हो, या कि दूसरे फर्म उद्योग में ना आए, या फॉरेन कंपनियों के आने पर प्रतिबंध हो कि देसी कंपनी ही उसमें रहेगी। और ऐसी लाइसेंसिंग पॉलिसी हो, पहले था ऐसा, खास करके पब्लिक यूटिलिटी के जो सेवाएं हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब चीजों में मोनोपोली पहले हुआ करता था। आज उतना देखने को नहीं मिलता है। और पांचवा कारण हो सकता है कि मार्केट का साइज ही इतना सीमित हो कि एक से ज्यादा फर्म की गुंजाइश ही ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मोहल्ले का एक दुकानदार है, 15 घर का मोहल्ला है, तो दुकान सभी की जरूरतें पूरा करने की स्थिति में रहता है। और दूसरा अगर दुकानदार खोलना भी चाहे दुकान, तो ये उसके मन में ये जरूर शंका उत्पन्न होती है कि ये 15 घर के लिए दो दुकान की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ दुकान की बात नहीं, एक उत्पाद की बात हो रही। तो मोनोपोली के लिए जरूरी ये है कि अन्य उसके निकट के स्थानापन्न न हो। इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन की रही बात, तो इलेक्ट्रिसिटी में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एकमात्र
इलेक्ट्रिसिटी प्रदाता कंपनी है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ मोनोपोली है। कम्युनिकेशन आज के डेट में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन किसी ज़माने में बीएसएनएल को मोनोपोली था। सरकार की जो नई टेलीकॉम पॉलिसी आई, उसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो है अनुमति प्रदान की गई, तो आप देखते हैं जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये सभी आ गई। तो बीएसएनएल का मोनोपोली खत्म हो गया। तो ये सब आपको उदाहरण मैंने दिया। और छठा कारण हो सकता है कि कंपनी जो है लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी अपनाए। कोई अपना जो उत्पाद है उसका मूल्य इतना नीचे करके रखे कि दूसरा कंपनी के लिए वो आकर्षक ही ना हो, तो वो ना पाएगी। ये बेन्स का एक थ्योरी है, लिमिट प्राइसिंग थ्योरी, उसी उसमें ये डिटेल में समझाया गया है। अब हम आते हैं कि जो मोनोपोली फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है, उस वो कैसे अचीव होता है। उसके लिए दो तरह के अप्रोच है, एक तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अप्रोच है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व के बीच का जो डिफरेंस सबसे ज्यादा जहां होगा वहां नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, जो कि मोनोपोली फर्म का इसी टाइप का टोटल रेवेन्यू कर्व होता है। और ये टीसी जो है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है। ये एस और के ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर कि नेट प्रॉफिट जीरो है इन दो बिंदुओं पर। और ये ई एन जो है, ये दूरी सबसे अधिकतम है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। ये नेट प्रॉफिट कर्व में अलग सेपरेटली बना करके दिखाया गया है। ये डी एम के बराबर नेट प्रॉफिट है, जो कि ई एन के बराबर ही है। याद रखिएगा, ये एस पर एल है, ये एल बिंदु पर नेट प्रॉफिट जीरो है, और इस के बिंदु पर भी नेट प्रॉफिट एच बिंदु पर जीरो है। एल और एच जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट को दर्शा रहा है, और एम पॉइंट जो है ये दर्शा रहा है कि इस बिंदु पर, इस उत्पादन पर अधिकतम है नेट प्रॉफिट। तो ये तो रहा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के अप्रोच के आधार पर हमने नेट जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल कैसे अचीव करेगा पर वो दर्शाया गया। अब हम आते हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के अप्रोच पर। यहाँ पर एक चीज और याद दिला दे कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में चीजों को समझने का अलग अलग विधि है। शॉर्ट रन में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शॉर्ट रन में फर्म लाभ भी अर्जित कर सकता है और हानि भी अर्जित कर सकता है। अगले चित्र में, उसके पहले मैं आपको डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के चार्ट मैंने इमेज दिखाया। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ये दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। परफेक्ट कंपटीशन में ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हुआ करता था, जो कि ये बताता था कि डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता है। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू उससे आधी दूरी पर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये डिमांड कर्व है। अगले चित्र में ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। इन दो चित्रों की मदद से, ये चित्र एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू और दूसरा चित्र एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों चित्रों की मदद से हम शॉर्ट रन में और साथ साथ लॉन्ग रन में फर्म के संतुलन की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर इस चित्र में प्रॉफिट की स्थिति दिखाई गई है, जो कि ये इस ब्लू स्क्वायर जो रेक्टेंगल है इसके बीच आता है। ये ई बिंदु पर मार्जिनल रेवेन्यू और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। यहाँ पर मैंने पहला नंबर शर्त लिख दिया है, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा शर्त है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे। देखिए ये नीचे से काटते हुए गया। ये दो शर्तें हैं फर्म के संतुलन की, और ये किसी भी बाजार प्रकार के बाजार व्यवस्था में यही दो शर्त काम करती है। और साथ साथ चाहे वो शॉर्ट रन में हो चाहे लॉन्ग रन में, इन्हीं दोनों शर्तों के आधार पर फर्म का संतुलन स्थापित होता है। ई बिंदु पर संतुलन स्थापित होने के उपरांत प्राइस जो है वो ओपी हुआ, जो कि ए आर कर्व से निकाला गया। क्यू बिंदु से इधर ले जाने पर पी हुआ, और ये एम एस जो है कॉस्ट है, इधर ले जाइएगा तो ये ओ आर के बराबर प्रति इकाई कॉस्ट हो गया। तो प्रति इकाई पी आर के बराबर प्रॉफिट होता है। तो टोटल प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट ये इस रेक्टेंगल के बराबर यानी पी क्यू एस आर के बराबर हुआ। अब देखते हैं कि लॉस की स्थिति में क्या उत्पन्न होती है। जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के से ऊपर हो तो लॉस हो जाएगा। ये लॉस जो है ये येलो कलर के रेक्टेंगल के बराबर है। यहाँ पे प्राइस ओटी के बराबर है और कॉस्ट प्रति इकाई ओजी के बराबर है। ये एरिया जो है
फर्म को लॉस हो रहा है। तो ये तो हो गया शॉर्ट रन में नेट प्रॉफिट और लॉस की स्थिति। ये नेट प्रॉफिट का था, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और ये लॉस का। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन की क्या स्थिति बनती है। लॉन्ग रन में जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लॉन्ग रन में भी फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, और फर्म का दीर्घकालिक संतुलन जहां स्थापित होता है वहां एवरेज कॉस्ट का और प्राइस जो है वो बराबर होता है। यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। लॉन्ग रन में मोनोपोली फर्म जो है नॉर्मली प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, इसलिए कि उसको एकाधिकार है फर्म को, अन्य फर्में आ नहीं सकती, इसलिए दीर्घकाल में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करेगी, यानी कि उसको असामान्य लाभ अर्जित करेगी, सरप्लस अर्जित करेगी। और ये दिखाया गया है पी क्यू एस आर के बराबर। ये ई बिंदु पर फर्म का संतुलन है, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बराबर है, और वैसी स्थिति में जो प्राइस निर्धारित हुआ वो पी के बराबर, और जो कॉस्ट है वो ओ आर के बराबर। तो हमने आपको 3 इमेज की मदद से फर्म के संतुलन की व्याख्या की। पहला इमेज था ये, जिसमें कि प्रॉफिट दर्शाया जा रहा है। दूसरा था इसमें लॉस। ये दोनों इमेज जो है वो शॉर्ट रन एनालिसिस है, और ये लॉन्ग रन में है। लॉन्ग रन में भी वही शर्त है, 1 नंबर और 2 नंबर शर्त देखिए। तो इसी शर्त के आधार पर फर्म का संतुलन स्थापित हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मोनोपोली में आपको इतनी जानकारी जरूरी है, और अगर आपको किसी प्रकार की शंका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में दीजिए। आपको ये अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया इसको वीडियो को देखने का। और मैं समझता हूँ कि आप इस पर मंथन करेंगे, और हमारे अगले वीडियो में हम आपको कुछ और चीजें बताएंगे।